अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और ईद का प्रोग्राम लेकर हम हाजिर हुए हैं। ईद का पुरमसरत मौका है। बच्चे, बड़े, बूढ़े, हर उम्र के लोग और हर तबका है फ़िक्र के लोग ईद की खुशियां मना रहे हैं, सरशार हैं ईद की खुशियों से। और ख़वातीन जो हैं वो पकवाने बनाने में बिज़ी हैं। और यहाँ पर हम आपके लिए एक अच्छा सा प्रोग्राम लेके आए हैं जिसमें हमारे बड़े प्यारे प्यारे गेस्ट हैं और जो हम उनसे जानेंगे कि आज का दिन उन्होंने कैसा गुजारा, ईद की खुशियों को कैसे सेलिब्रेट किया, किन के साथ सेलिब्रेट किया और पूरा दिन उनकी क्या मसरूफियात रहीं। तो मैं अपने गेस्ट का आपको तारुफ करा दूं। इन्होंने बड़े अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला है हमारे प्रोग्राम के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर रिजवी साहब, तज्जियाकार हैं, मेजर फवाद सिद्दीकी साहब हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, जबकि डॉक्टर कैसर सज्जाद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, PMA हैं से इनका ताल्लुक है। शारिक जमाल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और ये MPA हैं MQM की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आप सब ने अपने बड़े कीमती वक्त में से हमारे शो के लिए वक्त निकाला। आज का दिन तो बहुत वैसे ही बड़ा बिजी चल रहा होता है ना, मिलना मिलाना और सब चीज़ें। अच्छा, मैं सबसे पहले ना आपसे मेजर फवाद साहब आपसे शुरू करना चाहूँगी कि जो आज का दिन है कैसा आपने गुजारा? बस नमाज पढ़ के फ़ौरन ही आप मिलने मिलाने निकल गए या कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ भी थी? जी, बहुत शुक्रिया इसमाइल साहब। देखिए, एक तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो और आपके तवज्जुह से आपके देखने वाले और सुनने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जी देखिए, ईद का दिन जो है वो वाकई में मसरूफियत का दिन होता है। और आज का दिन जिस तरह है, नमाज पढ़ के आप जो हैं उसके बाद वो घर वालों से मिलने और उसके बाद आप समझते हैं कि जो मोहल्लेदारी है वो होती है। और दोपहर को हम जैसे लोग तो जो है वो थोड़ा सा आराम जो है वो आराम कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि सुबह सुबह उठ के जो वो एक ईद की गहमा गहमी होती है उसके फ़ौरन बाद दोपहर तक थोड़ा सा खा पी के, हालांकि पूरा रमज़ान जो होता है वो सबने रोज़ा रखा हुआ होता है, लेकिन ईद के दिन ज़रूर ये ख्वाहिश होती है कि थोड़ा सा नाश्ता करके थोड़ा सा सो जाए। और जो हमारे साथ शारिक जमाल साहब मौजूद हैं, क्योंकि ये ज़ाहिर है आवाम को नुमाइंदा करते हैं, नुमाइंदा हैं आवाम के, तो इनसे भी ज़रूर बात कर लेते हैं। जमाल साहब, आप कैसे दिन गुजारते हैं? आपका तो बड़ा बिजी स्केड्यूल था, ये तो मुझे पता है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपको, आपके देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और तमाम इस जहां में बसने वाले उम्मत मुस्लिमा जितने भी लोग हैं जो ईद मना रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। बिल्कुल, देखें, पहले की ईद और अब की ईद में बहुत फ़र्क है। पहले आप एक नॉर्मल सिर्फ आपकी फैमिली होती थी और उनके साथ, अब लाजमी एज एन अवामी नुमाइंदा MPA हूँ तो वो थोड़ा सा अब हमारा शेड्यूल जो है ना, अब वो घर और बच्चे हमें अब छोड़ने पड़ते हैं फैमिलीज़ को। पहला दिन हमारा लाजमी, मैं अपने हल्के में नमाज अदा करता हूँ। मेरा जो हल्का है वो मेरा पैदाइशी इलाका भी है। अच्छा। मैं इस वक्त खैर वहाँ नहीं रहता, मगर मैं वो वाली बात करूँ कि मैं अभी भी वहाँ रहता हूँ। मेरा घर मौजूद है मगर मैं उधर, मगर मैं हल्के की नमाज अपने एरिया में पढ़ता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि इवन कि सिर्फ ईद नहीं, जुम्मा भी जितना होता है मैं अपने हल्के में ही अदा करता हूँ मुख्तलिफ मसाजिद में। पर उसके बाद जो है फिर हमारा जो कारकुनान हैं, जो हमारे शहीद कारकुनान हैं, उनके घर पे हमारा विजिट होता है, उनके घर जाते हैं हम, मिठाई लेके अपनी तरफ से जो भी हम कर सकते हैं। समझे, पहला दिन तकरीबन हमारा मगरिब तक 8-7-8 बजे तक मेरे हल्के में ही गुजरता है। मेरा ऑफिस है, ऑफिस में लोग आते हैं या मैं जाता हूँ, तो बस ये है रूटीन ना। ठीक है, आपकी रूटीन तो बड़ी बिजी है और होनी भी चाहिए। जाहिर है जब आवाम मुंतखब करती है तो वो खिदमत तो मांगेगी, और आजकल तो हालात ऐसे ही हैं कि ज़रूर इस पे। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, पेशे के हिसाब से डॉक्टर हैं और आवामी खिदमत का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है कैसर सज्जाद साहब आप में, तो ईद का दिन भी आप खिदमतों में लगे होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया तो आपने मुझे मदऊ किया और आपके तवज्जुह से आपके देखने वाले, आपके चैनल के जो लोग व्यूवर्स हैं, यहाँ मौजूद तमाम लोगों को ईद मुबारक। यकीनन मैं समझता हूँ कि ये जो एसेंशियल सर्विसेज होती है ना, जो कि ज़रूरी होती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, डॉक्टर्स को जाना पड़ता है। अगर कोई बीमार है या कोई किसी ऐसी प्रॉब्लम में है तो डॉक्टर्स को जाना पड़ता है। जब किसी को मदद की ज़रूरत है तो वहाँ पे यही वजह है कि हॉस्पिटल्स जो हैं वो 24 घंटे खुले होते हैं। गो के वो जो OPD होती है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के, वो बंद होता है। लेकिन इमरजेंसी ईद के दिन हमारे साथ तीनों दिन जो छुट्टियां हैं उसमें OPD बंद होती है, लेकिन
इसका मतलब ये नहीं है कि मरीज जो है हॉस्पिटल का या ऐसी जगहों का रुख नहीं कर सकते, क्या करेंगे। तो इमरजेंसीज जो होती हैं वो इसीलिए ईआर होता है कि वहां जाते हैं लोग, और ईआर के अंदर कोई, मैं चूंकि ईएनटी सर्जरी करता हूं तो उसमें कभी कभार ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं, खासकर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या डोमेस्टिक एक्सीडेंट्स, बच्चे खासकर जो ईद में एक बहुत अजीब सी बात होती है। खैर अब हमने जितना उसके बारे में बोला है तो अल्लाह का शुक्र है कि कमी हो गई है। एक जमाने में एक सीटी आती थी खिलौना बच्चों का, वो बच्चे इसको करके वो हलक में वो इनहेल चली करते जाती थे तो उसकी साउंड एक विसल बजता था, तो वो उसकी जो सीटी थी वो अंदर चले जाती थी लैरिंग्स में, सांस की नाली में, और वो फिर हम उसे इमरजेंसी में होती थी और हम जहां भी होते थे तो करते थे। लेकिन अब उसमें काफी हद तक कमी हो गई है। तो इसी तरह से ये जो मौसम है अभी हमारा ड्राई वेदर है, इसमें जो ओल्ड एज लोग होते हैं हाइपरटेंसिव, जिनको ब्लड प्रेशर है, उनको अक्सर जो है अभी थोड़ा कम है, उनको नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, नक्सीर फूटना जिसे कहते हैं शायद। जी 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 बिल्कुल। तो नक्सीर जो फूटती है उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, गर्मी की वजह से, क्रस्ट की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से। तो जो लोग खुशकिस्मत होते हैं ब्लड प्रेशर वाले, जी जी, तो और उनकी नाक से खून आ गया, तो मैं उनको खुशकिस्मत कहता हूँ कि उनकी नाक की जो वेसल्स है वो फट गई तो प्रेशर कम हो गया। अगर दिमाग की रग फट जाती है तो अब डॉक्टर साहब हैं तो वो जाहिर है कुछ ना कुछ तो अपनी जो मालूमात है वो ज़रूर पहुंचाएंगे, और ईद पे भी ख़ास तौर पर आपको ख्याल रखना चाहिए अपना भी, कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, ख़ास तौर पर बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, अब ताहिर रिजवी साहब से बात करूँगी। ताहिर रिजवी साहब, हम अवाम है ना, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो ना डॉक्टर हैं ना हम अवामी नुमाइंदे हैं, हम तो खुद अवाम हैं। तो आप जो एक अवाम, जो एक मासूम सी अवाम होती है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए यहाँ की मासूम अवाम तो मासूम नहीं है, मजलूम भी है। अच्छा। तो मासूम और मजलूम अवाम का तो कोई पूछने वाला नहीं। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल अच्छी बात कही कि बड़ा अच्छा हमारे यहाँ जाहिर है कि डॉक्टर्स के दिल में, और सबसे बड़ी एक खुशी की बात यह है कि आज मेरे लिए ईद का दिन यूँ ज़्यादा खुशी का है कि मेरी ख्वाहिश थी अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने की। अच्छा। और कोई 10 साल की जद्दोजहद के बाद अब माशाल्लाह उसने अपना MLE फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड पास किया। उसके बाद माशाल्लाह उसने मैच भी कर लिया और इंशाल्लाह जून में वो हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेगी USA में। तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है। और मैंने, अच्छा बात पहले क्या होता था, हम जब जाते थे, अमूमन डॉक्टर का है तो मैं थोड़ा सा ये भी ज़रूर बताऊँ। अब जैसे सम टाइम आप जाओ कराची के बड़े हॉस्पिटल में तो डॉक्टर्स को फ़ोन करो तो कहते हैं 2 महीने बाद। अब मेरे पेट में दर्द आज हो रहा है या तकलीफ आज है, अपॉइंटमेंट मिलेगा 2 महीने बाद। अच्छा, ये चीज़ मुझे बड़ा इरिटेट करती थी कि यार ये क्या बात हुई कि दर्द अभी हो रहा है, अपॉइंटमेंट 2 महीने बाद, फिर फीस बात कर रहे हैं। जनरली जो होता है अमूमन बड़े डॉक्टर्स की तो अपॉइंटमेंट 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ही मिलती है ना। ये गैर ममालिक में भी ऐसा ही होता है। अभी मैं पाकिस्तान की कर रहा हूँ, लेकिन आप आगे पूरी बात सुन लीजिएगा। उसके बाद जब मेरी बेटी ने सफर शुरू किया और जब मैंने देखा उसकी 5 साल की पढ़ाई, उसके बाद उसकी इतनी मोटी मोटी किताबें, उसके बाद उस पर वो अंडरलाइनर ब्लू कलर का, रेड कलर का, बारीक बारीक लिखाई, इतनी पढ़ाई इतनी पढ़ाई इतनी पढ़ाई कि उसके बाद मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने रियलाइज किया कि एक डॉक्टर जब डॉक्टर बनता है वो बहुत बड़ा सफर तय करके बनता है। उसके लिए अगर 2 घंटे का इंतजार या 2 महीने का इंतजार हो तो नॉट बैड। इवन कि फीसें भी हमारे यहाँ कोई जिस तरह डॉक्टर पढ़ते हैं, अब आप अमेरिका में देख लेना, वहां पर डॉक्टर की जो मतलब जो हाईएस्ट पे वाले जो होते हैं डॉक्टर होते हैं। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ डॉक्टर बेचारा जब गवर्नमेंट में जाता है वो एक नॉर्मल जो उसका स्केल होता है वहां से उसके स्टार्ट होता है। नहीं, लेकिन ताहिर साहब बहुत कमाते हैं डॉक्टर, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैं आपको इतनी ज्यादा वो जब बहुत स्पेशल, देखिए मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ, जब वो बहुत ऊपर चला जाता है, पढ़ते यहाँ पे डाउ में, फिर जोर मारते हैं, पढ़ते हैं कि किसी तरह अमेरिका निकल जाओ। वहां क्या है, वहां क्या खास बात है, वहां सैलरी स्केल अच्छे हैं। अगर सैलरी स्केल यहाँ अच्छे कर दें तो यहाँ भी हमारे यहाँ अच्छे डॉक्टर्स रुकेंगे। यहाँ पे बहुत कुछ सैलरी अच्छा स्केल भी, करने की और इसमें एक चीज ऐड ऑन करूंगा, जी जी, उनकी इज्जत भी। अभी भी एक डॉक्टर सब मेडिकल सुपरिटेंडेंट देखिए सबसे ज्यादा इज्जत तो एक उस्ताद की होनी चाहिए, उस्ताद मेरी तो नजर में सबसे ज्यादा इज्जत एक उस्ताद की, जो कि डॉक्टर बनाता है, जो कि सबको बनाता है। जी जी, पढ़ाता हूँ, जो डॉक्टर्स को जो पढ़ाया जाता है वो भी टीचर ही है ना। जी जी, एक प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, फिर हायर सेकेंडरी होता है, फिर प्रोफेशनल कॉलेजेस के अंदर जो टीचर्स होते हैं वो हम भी पढ़ाते हैं। तो अभी जो बात की ताई साहब ने, बहुत इंपॉर्टेंट बात की है इन्होंने। डॉक्टर्स की जो पाकिस्तान के अंदर वैल्यू है ना, वो मैं नहीं समझता कि जितना वो टाइम देते हैं
और जितनी उनकी तनख्वाह है उस हिसाब से बड़ा मसला है लेकिन यहाँ पे। मैं आप सबसे ना इख्तिलाफ करती हूँ, पाकिस्तान में किसी को भी अहमियत नहीं मिलती। आपने स्टार्स की बात की थी, स्टार को अहमियत मिलती है, बिल्कुल मिलती है स्टार को अहमियत। क्या ख्याल है आपका वफात में? जी देखिए, स्टार मैं समझता हूँ कि जो स्टार है ना वो तो आज स्टार भी है। आज भी स्पेशलिटीज जिसकी हो, मतलब जी जाहिर है जो आज भी एक अपना ब्रांड बन जाए। आज भी छुट्टी वाले दिन, ईद वाले दिन जो चौक पे ट्रैफिक का हौलदार खड़ा है वो स्टार है। वो स्टार है। वाह, इसी क्या बात कही तरह आपने, बहुत अच्छी बात। जो बहुत अच्छी इस वक्त आज ईद के दिनों में अपनी फैमिली से दूर जो सरहद पे सिपाही खड़ा है वो भी स्टार है। बेशक इसी बेशक। तरह हमारे जो इस वक्त गवर्नमेंट इदारों में लोग ऑफिस में बैठे हैं कि किसी किस्म का कोई सानिया मिसहैप जो हो। है वो मिसहैप ना हो जाए, वो भी स्टार है। तो बहुत देखिए अच्छी स्टार की जो किस्म है ना वो कोई तयन करती है उसके अज़म Boundaries का। नहीं है, इसी boundaries तरह नहीं जी है। जी जो डॉक्टर जी जी emergency बिल्कुल, में जो बैठा हुआ है, वो डॉक्टर भी स्टार इमरजेंसी में बैठा है वो भी स्टार है। बिल्कुल। तो देखिए ये जो बेलौस खिदमत का जज्बा है ना हमारे मुल्क में, ये इतना ज्यादा है कि जो अपने घरों से दूर अपनी खुशियां कुर्बान कर कर हमारे लिए ईद का सामान करते हैं, तो वो हम सब के लिए स्टार है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे अवामी नुमाइंदे भी स्टार हैं जो कि अपना पूरा दिन अवाम के साथ उनके मसाइल और उनकी बातें सुन के उनके मसाइल हल करने में गुजारते हैं या उनके साथ शेयर करते हैं ईद की खुशियाँ। जमाल साहब बिल्कुल ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। अभी बहुत सारी बातें हुई हैं, डॉक्टर साहब ने भी बहुत सारी बातें करी जी जी। इन्होंने भी, और मैं मेजर साहब की बात से इत्तफाक करूंगा। देखें, आप हमारे जो स्टार्स की जो आप बात कर रही थी, वो स्टार्स मैं नहीं समझ रहा कि किस लेवल पे, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारे पाकिस्तान में जो भी स्टार, अगर वो वाला स्टार जो आप बोले जैसे आप कोई क्रिकेट टीम का प्लेयर हो गया, हमने शायद किसी को उस तरीके से नहीं दिया जिसने पाकिस्तान में ज़्यादा सर्व किया हो। वो इज्जत अफजाई दे के हमने, आप क्रिकेट की मिसाल ले लें, हमने किसको, कौन सा ऐसा स्टार है जिसको हमने बहुत बेहतरीन तरीके से रुखसत किया हो उसकी फील्ड से रिटायरमेंट के बाद। तो ये देखें, जो अभी मेजर साहब ने बात करी, आज के दिन मस्जिद में खड़ा हुआ जो नमाज के वक्त जो आपका सिक्योरिटी एहलकार था, पुलिस वाले थे, वो सारे स्टार है। सब स्टार। आपको चाहिए कि ईद की नमाज पढ़ के हम अपने सब अजीजों से, दोस्तों यारों से गले मिलते हैं। ठीक है, मेरी शुरू से आज रिवाज, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी शुरू से मेरे वालिद साहब मुझे बोलते थे कि बेटा जब मस्जिद के बाहर निकलो कि किसी सिक्योरिटी वाले को खड़ा हुआ देखो ना, सबसे पहले जाके उससे गले मिलना, कि उसको ये एहसास हो अगर मैं अपनी फैमिली को छोड़ के आज मस्जिद में ड्यूटी दे रहा हूँ इन नमाजियों तो के लिए, मेरी सिक्योरिटी के, अहमियत है। मेरी अहमियत है, ये लोग आके मुझसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो हर कोई वो मैं कहता हूँ स्टार है जो अपनी मुल्क की, इस पाकिस्तान की खिदमत में लगा हुआ है ना, वो स्टार है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात कही आपने। और मैं भी अपने नाजरीन को ये बता दूं कि इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है अम्बाला स्वीट्स ने और रॉक्सी कॉस्मेटिक्स ने, और यहाँ पर हम सब ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। नाजरीन, मेरे साथ मेरे जो गेस्ट हैं, काबिल एहतराम गेस्ट मौजूद हैं और आपके लिए ये यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी बातें जारी हैं। मेजर फवाद साहब, मैं आपसे पूछना ये चाहूँगी, आपने जिक्र किया कि वो जवान जो कि सरहदों पे होते हैं और हमने देखा भी है कि उनके पास कुछ भी नहीं होता, वो जस्ट थोड़ी से चने या सूखी रोटी वो खा के वो वहाँ पे हमारे सरहदों की हिफाजत कर रहे होते हैं। वो वहाँ पर जाग रहे होते हैं तो हम सुकून से सो रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी हकीकत है। बिल्कुल। तो लेकिन हमने एक और चीज़ भी देखी कि वहाँ उनका मोराल बड़ा हाई होता है, उनका जो एनर्जी लेवल होता है बड़ा हाई होता है, और वो बड़े खुश मिजाजी से, मतलब उनको कोई टेंशन नहीं होता, बड़े सुकून से वहाँ पे। जब आप फील्ड में होते थे तो कोई अगर वाकया आपको याद हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए शोभान साहब, आपने बिल्कुल वजह बात की। मैं हमेशा से मेरा ईमान रहा है कि जो अपनी मुल्क की खातिर सरहदों पे हिफाजत करता है, इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुल्क से मोहब्बत जो है वो आपकी ईमान का हिस्सा है। बिल्कुल। और अगर इस ईमान को, इस चीज़ को, हुब्बुल वतनी को ईमान समझकर काम किया जाए तो आप यकीन जाने कि जो भी वहाँ मुश्किलात होती हैं वो वहाँ के लिए जो है वो आराम बन जाती है। बिल्कुल। मैं तो ये समझती हूँ कि किसी भी शोबे में, ख्वाह वो कोई भी शोबा हो, वो एक फोर्सेस में हो या फिर वो अवामी नुमाइंदे हों या वो डॉक्टर हों या वो होस्ट हों, किसी भी शोबे में अगर आप अपने पूरी ईमानदारी के साथ अपने शोबे से इंसाफ कर रहे हैं
तो फिर ही वो काबिल एहतराम है और फिर ही उस पर बात की जा सकती है। अच्छा, आप भी डॉक्टर सज्जाद, आप भी बताइएगा कि कभी ऐसा मौका आया कि आप बड़े तैयार शयार होके बैठे हुए हैं कि जी अब मैं बड़ा सेलिब्रेट करूंगा फैमिली के साथ, लेकिन अचानक कोई इमरजेंसी आई और आप भाग पड़े, तो कैसे उसको हैंडल किया आपने? देखिए, ये तो बहुत दफ़ा हुआ और अक्सर हुआ है और या उसको कह दें कि काफ़ी दफ़ा हुआ कि, और जो इसमें जो आपने सवाल किया तो एक इंटरेस्टिंग बात ये बता दूं कि मैं अब्बासी शहीद में काम करता था, वहाँ से रिटायर हुआ और मैं उस ज़माने में मेरी शोहरत हो गई थी कि मैं छालियाँ निकालता था फेफड़ों से। बहुत बच्चे आते थे, बहुत बच्चे मर गए। अब पब्लिक अवेयरनेस में इतना देता हूँ कि वो अल्लाह का शुक्र है कि लोग कुछ मान लेते हैं बात। और एक ज़माने में 82 में जब जंग अखबार में खबर लगी कि छालिया पे पाबंदी लगा जाए पाकिस्तान में, डॉक्टर कैसर सज्जाद, तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया मेरा कि यार ये क्या बात है यार, ये तो हमारी सकाफत है, छालिया बंद करा रहे हो। तो मैं छालिया 2 वजह से बोला था, लेकिन उस वक्त मेरा फोकस ये था कि ये जो बच्चे मर जाते हैं, छालिया लैरिंग्स में जाके चोक कर देता और बच्चे मरते थे, और ये बच्चे होते थे 3 साल 4 साल 2 साल, बहुत छोटे बच्चे। तो वो उसमें एक वाकया ऐसा हुआ कि मेरी शादी को शायद 1 हफ्ता हुआ था और हम कहीं जा रहे थे दावत पे। ये तो ईद से भी बड़ा इवेंट था ना आपका, आपकी लाइफ का इवेंट था। मतलब कोई भी इवेंट हो, बीवी मेरे साथ है, उसको मैं बोल के आया हूँ कि यार तुम तैयार हो जाओ, मैं बस अभी जाके आता हूँ। मुझे कॉल मिली और वो भी ऐसा था कि कुछ छुट्टी का ही दिन था, मैं भी मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं कॉल अटेंड करने गया तो बच्चा जो वो गैस्प कर रहा था। गैस्पिंग का मतलब ये है कि वो ऑलमोस्ट जा रहा था बच्चा, सांस उसकी उखड़ रही थी। तो उसको इमरजेंसी में फौरी तौर पे मैंने वो थिएटर भेजा, ऑक्सीजनेट किया, एनेस्थीसिया वाले को बुलाया, उसके आने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन खैर वो आ गया, सब प्रोसीजर किया। लेकिन ये शॉर्ट बता रहा हूँ कि इसमें मुझे करके बचा लिया बच्चे को अल्लाह ताला ने, छालिया निकल गई, लेकिन 2 घंटे इसमें निकल गए। जब मैं वापस आया तो मेरी बेगम कपड़े उतार के गुस्से से बैठी हुई थी कि अब भाई अब क्या करना चाहती, चेंज कर लिया अब छोड़ दे। अच्छा, हाँ, लेकिन तो फिर प्रॉब्लम अब यकीनन वो इस चीज को अंडरस्टैंड जरूर करती होंगी कि आपकी जॉब बड़ी जितने भी डॉक्टर्स हजरात है ना, मैं समझता हूँ कि उनके साथ उसके ये हैपनिंग्स होती रहती हैं, उसके भाई बहन, उसकी फिर बाद में बेगम आती है जो लाइफ पार्टनर, उनको बाद में सब पता चल जाता है कि ये तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, ये रूटीन का हिस्सा है और ये करना भी चाहिए। बिल्कुल, मैं यहाँ पर आपने सवाल किया तो मैं वो तमाम डॉक्टरों को बताता हूँ कि जो अगर जिन्होंने ये फील्ड ली है तो उनको इसी तरह करना चाहिए। जैसे आपने बात की ना, हर फील्ड के अंदर ईमानदारी, मेरिट और डेडिकेशन के साथ ही अगर आप काम करें तो फिर आपका पाकिस्तान चमकेगा। लेकिन अगर आप अपने लिए सिर्फ काम कर रहे हैं तो फिर खत्म। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि आप अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपने फराइज अगर आप अंजाम दे रहे हैं तो फिर ही आप पाकिस्तान के लिए भी कुछ कर सकेंगे, अपनी फैमिली के लिए करेंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए भी करेंगे। हमारी जो बातचीत का, गुफ्तगू का सिलसिला है, ये बड़ा मज़ेदार है और दिलचस्प है, जारी रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं अम्बाला स्वीट्स और रॉक्सी कॉस्मेटिक्स, और हम अपने प्रोग्राम के साथ ईद पर मौजूद हैं और हमारी पूरी टीम ईद के मौके पर मौजूद है। सब अपने अपने घरों से यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं और आपको आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। शारिक जमाल साहब, आप भी तो जब वहाँ जाते होंगे लोगों से मिलने के लिए, तो क्या रिस्पॉन्स आता है? लोग तो बड़े खुश हो जाते होंगे कि चलो कभी तो हमें भी अहमियत दी गई। नहीं, देखें, ये बिल्कुल अच्छा, ये ऐसा सवाल है कि ये हमारे खैर शहर में क्या पूरे पाकिस्तान में ये एक आवाम को हमेशा शिकायत रही है कि जो भी MP MNA बनता है उसके बाद वो 5 साल नहीं आता। बिल्कुल 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 ये शिकायत अच्छा, रहती है। मेरा ये ज़िंदगी में मैं फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा, फर्स्ट टाइम में अल्लाह पाक ने मुझे ये अल्लाह पाक ने इस ओहदे में मुझे पहुँचाया। अच्छा, मेरा इससे कोई बहुत बड़ा कोई फैमिली की बैकग्राउंड भी नहीं है सियासत का कि मेरा खानदानी कोई पॉलिटिक्स चलती हुई आ रही है। तो वो आप फिर अवामी मसाइल से भी आगाह होंगे ना? जी, मैं सियासत में आने का मकसद यही था। मैं सिर्फ छोटी सी बात करता हूँ कि 2024 से पहले मैं जैसा अपना MP देखना चाहता था ना, मैं वो बनने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ों का पता है। देखें,
लोगों को भी पता है और सबको, आप सबको पता है कि एमपी के इख्तियारात क्या हैं, एमपी का काम क्या है। एमपी का काम नहीं है गटर साफ करना, पानी देना घर पे, गटर का पानी घर से निकालना, मगर लोगों के मसाइल ही यही हैं कि अभी तो हम लोग उस जगहों पे पहुंचे नहीं है कि हमारे को बहुत सारी कोई सहूलत लोगों को चाहिए। लोग तो बेचारे जो बेसिक उनकी नीड है वो मांगते हैं। तो कहने का मकसद, अगर मेरे हाथ में ये इख्तियारात नहीं है ना, तो मैं कम से कम उनकी सुन लूंगा ना, उनका दिल की गम, भड़ास निकल जाएगी, शायद तो भड़ास उन्हें ये निकल होगा जाएगी। वो कि कोई ऐसे ही सुन उनका तो कोई रहा है। 50-60% गम कम हो जाता है, या कोई सुनने वाला ये है। बड़ा और मैं मसला बताऊँ, सिर्फ सुनने से ही नहीं, अगर मेरे इख्तियार में नहीं है ना, अगर आपकी नीयत सही हो और आपकी कोशिश सच्ची हो। देखिए अल्लाह पाक ने हम सबके हाथ में, हम जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए, जो भी अब जिस फील्ड से ताल्लुक है, सबके हाथ में कोशिश दी है, रिजल्ट किसी के हाथ में नहीं दिया है। अल्लाह कहता ही यही है कि भाई तुम कोशिश करो तो मेरी मदद आएगी। बिल्कुल, ठीक है। और ये मैंने इस 1 साल में देखा है। मुझे 1 साल में इस गवर्नमेंट से मुझे कोई फंड नहीं मिला, 1 रुपये भी नहीं मिला, कोई मुझे साबित कर दे कि मुझे कोई फंड मिला हो, मगर अल्लाह पाक ने मेरी कोशिश, मेरी नीयत की वजह से, कि मैंने, मेरी ज़बान ने हराम नहीं चखा, मेरे एरिया, मेरे हल्के के लोगों के पता नहीं कितने काम करा दिए। जो मैंने इस चीज़ को ना, हकीकत में मेरे को नज़र आया कि सामने वाकई में जब आपकी नीयत अच्छी हो और आप कोशिश कर रहे हो तो अल्लाह की मदद ज़रूर आती है। अच्छा, मैं उस टाइम पूछना चाह रहा था फवाद साहब से एक सवाल क्या कि कुछ लोग हैं जो इसी माशरे के लोग हैं, जिनका एक परसेप्शन है कि जो के बॉर्डर पे तो सिपाही होता है, अफसरान तो नहीं होते। आप माशाल्लाह खुद मेजर रहे हैं, रिटायर हुए हैं, तो मुझे ये चीज़ लोगों को क्लियर करें ना कि लाजमी, हमें तो, मुझे तो अंदाज़ा है, मुझे पता है, मेरा बैकग्राउंड, मेरे ख़ानदान में भी लोग फोर्सेस में रहे हैं और हैं भी, कि भाई नहीं, वो जो बटालियन जो होती है उनके पीछे भी अफसर खड़े हुए होते हैं, वो भी बॉर्डर पे। तो आप ये लाजमी बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी कितनी ईदें अपने घर के बाहर गुजारी हैं, कि ये आवाम को, इन लोगों को पता चले, जो बहुत आसानी से कहते हैं कि भाई क्या है, बिल्कुल, ये तो कोई लोगों में छोटा सा है, सिपाही ये दे रहा सवाल होता करते है। हैं। आप ये जी, लाजमी जरूर बताएं मेजर आवाम साहब। को, इन लोगों को, हमारे पाकिस्तान के लोगों को, जो हमारे भाई हैं, जो थोड़ी बहुत उनकी मिसकंसेप्शन है कि भाई ये गलत है, मगर वो क्लियर होनी चाहिए ना कि भाई नहीं, आप अपना बताएं आपने कितनी ईदें बाहर गुजारी हैं। जी देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल ये एक परसेप्शन है। और देखिए, मैंने तो अपनी ज़िंदगी की जो तमाम ईदें जो कि मैं सर्विस में रहा, तकरीबन जो है वो फ़ौज के साथ, फ़ौज में रहते हुए और मुख्तलिफ जो वहाँ खिदमात थी उसमें रहते में ही दी। बहुत कम ऐसा हुआ कि मैं अपने घर आके जो है वो ईदें की। लेकिन देखिए, क्योंकि आप फ़ौज में जो लोग हैं उनकी तकरीबन तमाम जो वक्त है वो अपने ही यूनिट में और अपने स्टाफ के साथ गुजरता है, तो हम उसको एक घर ही कंसिडर करते हैं। तो हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि हमने जो ईद है वो घर से दूर गुजारी है। इसी तरह देखिए, जो सरहदें हैं और बॉर्डर्स हैं, वहाँ अफसर और जवान साथ होते हैं। इसी वजह से आप देखें कि जब भी शहादतों की खबर आती है उसमें अफसरों का जिक्र ज़रूर आता है। और मैं आपको एक चीज़ बड़े फ़ख्र से यहाँ बताना चाहता हूँ कि दुनिया में जो रेशो है शहादतों का, अफसरों का जो रेशो है सिपाहियों के साथ, वो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा है। और ये ज़्यादा इसलिए है कि जो अफसर है वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है, चाहे जो मर्जी हो, और वो अपनी जो जवान हैं उनके शाना बशाना और कई जगह पर उनसे आगे जाकर वो मुल्क की जो है खिदमत अंजाम देता है। और इसी वजह से आप देखें जो शहादतें हैं वो अफसरों की बहुत ज्यादा है। तो हमारे पास तो है ना निशाने हैदर, जितने भी अफसरान को जितने जी भी वो ये मिले है। हैं, और अब देखिए, सरवर शहीद और लांस नाइक, अफसर भी हैं और जवान भी हैं। आप जिस तरह फ्रंट लाइन पे वो जाके वहां पे खड़े होते, जो हमारी निशाने हैदर थे, 2 थे। एक अफसर था कैप्टन कर्नल शेख खान और नाइक लालिक जान जवान थे। और ये दोनों निशाने हैदर जो हैं दिए गए। और कैप्टन कर्नल शेख खान को मैं यहाँ एक और भी एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि उसकी जो साइटेशन थी, उसकी जो रिकमेंडेशन थी निशाने हैदर की, वो दुश्मन से आई। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप देखिए किस किस्म का जुर्रत का मुजाहरा किया होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस तरह अभी बात हुई, सरहदों पे जो हमारे अफसरान और जवान हैं, उनकी ईद जो है ना, वो सिर्फ यही है कि उस दौरान हमारे मुल्क में सुकून और जो है अमन के साथ ईद जो है वो गुजरी। और इसी के साथ मैं थोड़ा सा आपसे और एक अर्ज भी करूँ, वो ये करूँ कि ये ईद के दिन हैं और ईद के दिनों में हर मोहल्ले में हमारे शोहदा की फैमिलीज मौजूद हैं। मैं और आप लोग जहाँ जहाँ मौजूद हैं वो शोहदा के घर ज़रूर जाएं,
उनकी फैमिली से मुलाकात करें, उनके बच्चों के सरों पे हाथ फेरें और उनको नजराने अकीदत जो है वो जरूर पेश करें, ताकि उनको ये एहसास ना हो कि जो उनके घर वाले, उनका घर बेटा, उनका बाप, उनका भाई जो है वो आज हम में मौजूद नहीं है, तो शायद उसकी कुर्बानी रायगां जो है वो गई हो। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा और बिल्कुल हम इस चीज़ को कंसिडर करेंगे और इंशाल्लाह जो हमारा अभी शो हुआ है ईद का, उसमें हमने मुलाकात की कैप्टन उमर फारूक चीमा साहब की फैमिली से। कैप्टन उमर फारूक चीमा शहीद की फैमिली से हमने मुलाकात की और वहाँ पर हमने पूरा दिन गुजारा और बहुत अच्छी वहाँ पे मुलाकात रही। उनके साथ हमने बड़ा एंजॉय किया, उनकी तमाम जो यादें थीं उनको हमने बातचीत की और वहाँ पर उनको खिराज अकीदत पेश किया, उनके वालदैन को खिराज तहसीन पेश किया। तो हम मीडिया वाले जो होते हैं ये भी ईद के दिन उसी तरह से काम कर रहे होते हैं जैसे एक फौजी काम कर रहा होता है, फोर्सेस के लोग काम कर रहे होते हैं। हमारी पूरी टीम इस वक्त भी हमारे पूरे जो मेट्रो वन न्यूज़ की जो टीम है वो सारी की सारी ऑफिस में मौजूद है। 3-3 दिन से 4-4 दिन से ये लोग जाग रहे होते हैं, पहले रमज़ान ट्रांसमिशंस में। और ताहिर रिजवी साहब तो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि ये खुद भी ट्रांसमिशंस में आते हैं, तो इनको पता है कि किस तरह से पूरी पूरी रात ट्रांसमिशंस होती हैं। और हम भी घरों से दूर आज भी बैठे यहाँ पे ईद मना रहे हैं ऐसा ही है। और हमारी ईद तो वैसे काफ़ी ईदें मेरी मेट्रो के साथ हो चुकी हैं। अब मतलब हर साल ही तकरीबन मैं बैठा होता हूँ, हर साल ही हमारी मतलब मेरी ईद तो मेट्रो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा रेकमेंड करती हूँ, मैं कहती हूँ ताहिर साहब को ज़रूर बुलाएं मेरे शो में, क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है और ये इतना ज़बरदस्त गाते हैं तो मैं इनसे कहती हूँ मुझे गाना जरूर सुना दें मुझे। तो आपने बताया था ये तो अभी गाते हैं, नहीं सब सुनाएंगे भाई गाना आज तो बिल्कुल। अच्छा, इसका मतलब है कि ताहिर साहब को जब भी फोन करो जी जी तो यही कहते हैं कि ईद मुबारक कहने के लिए फोन करो तो ये कहते हैं कि जी वो तो मेट्रो गए हुए हैं और रिंगटोन वो लगी होती है, ईद का दिन है गले सबको लगाकर मिलिए, वो वाली रिंगटोन तो नहीं लगी होती ताहिर साहब। वो अब कहाँ होगा वो टोन, कहाँ आ सकेगी कि गले मिलके। अच्छा, अब तो गले मिलने के दिन चले गए ना। क्यों ऐसा क्या हो गया? अभी तो भाई वक्त है, वो तो खैर जाहिर है बिल्कुल। लेकिन मैं नहीं कह रही कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं। नहीं, मैं तो बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ कि मुझे तो कहीं से वो ऐसा नहीं लग रहा जो जुमला में जवानों वाला बोला है मैंने। नहीं, मैं मैं नौजवान नहीं बोल सकता, लेकिन जवान तो बोल सकता। कॉन्सेप्ट में वो बात हो रही है, मैं उस कॉन्सेप्ट बात कर रहा हूँ। वैसे तो जाहिर है जैसे ही मस्जिद में नमाज खत्म होती है तो गले मिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये जिस गले मिलने की बात हो रही है मैं उसकी अच्छा ठीक है। तो कैसे ईद का अब ये जो दिन आपने कितनी ईदी दी, पहले तो मुझे ये बताएं, आपने मुझे ईदी नहीं दी है। सबसे पहले तो मैं एक चीज अपने पुरानी चीज में कंटिन्यू करूं कि एक्चुअली मैंने जब लफ्ज स्टार इस्तेमाल किया था तो मेरा मकसद था स्पेशलाइजेशन। वो डॉक्टर जो 10 साल 20 साल स्पेशलाइजेशन करते हैं और उसके बाद जाहिर है फिर वो किसी मकाम पे पहुंचते हैं। और एक चीज उसमें और कि ये शोबा बहुत, तालीम और सेहत दोनों शोबे हमारे यहाँ तबाह हो चुके हैं। इनके लिए इनके टीचर्स को और डॉक्टर्स को हमें तवज्जो देनी होगी। ये मैसेज है मेरा एजुकेट करने की जरूरत है कि मतलब इनको जिस तरह मतलब दूसरे शोबों में दी जाती है, जब पुलिस में है या आर्मी में या दूसरे शोबों में, उतनी ही तवज्जो उतनी ही टीचर को मिलनी चाहिए, इज्जत उतनी ही डॉक्टर को मिलनी चाहिए। कौन देगा? इसमें थोड़ा बैलेंस डिस्टर्ब है मेरे हिसाब से। कौन देगा? तो वो बैलेंस इसके बारे में हमें देना है, हमारी हुकूमत को देना है, सबको देना है जिसको देना चाहिए। तो ये देंगे तो ये दोनों शोबे हमारे माशाल्लाह, हमारे पुलिस का शोबा या आर्मी का शोबा या दूसरे शोबे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। बट आप मुझे 4 आदमी बैठे हैं या एमपीएस साहब बैठे हैं, मुझे बता दें तालीम और सेहत में हम कह सकते हैं हमारे अच्छा है? कहीं आप चैनल में बैठ के नहीं है, कोई नहीं कह सकेगा। आप कहेंगे तो पब्लिक कहेगी यार देखो चैनल बैठ के झूठ बोल रहे हैं, इसलिए कि नहीं है, ये हकीकत है। हम ईद के दिन बैठे लेकिन कुछ कड़वी बातें भी होनी चाहिए, मीठा बहुत खा लिया, सुबह सवैयां खाई, सब कुछ किया, कुछ रियलिटी पे भी आना पड़ेगा। तो ये था मेरा दूसरी बात। सर हम पूरा साल रियलिटी शो करते हैं, पूरा साल करंट अफेयर शो करते हैं। अब मैं ईदी पे आ रहा हूँ। ईदी देने के लिए सबसे पहले तो भागदौड़ करनी पड़ती है। अच्छा। बैंक वाले को पहले हफ्ते से कहना शुरू करना कि जी नए नोट चाहिए, नए नोट चाहिए। यानी एक मुल्क में ईदी के नए नोट लेने के लिए, कल मैं बैंक में बैठा हुआ था परसों, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा सर, वो कहने लगे यार 1000 वाली गड्डी 1800 रुपए में बिक रही है। ये मुल्क है जहां पर ईद की कौन देता है?
इतना बड़ा इदारा है, स्टेट बैंक वो देता है ना। वो गड्डी कैसे बाहर आके 1000 की गड्डी 1800 में बिकती है? यानी कि नए नोट भी, मतलब ईदी तो भी इसका देने जाओ मतलब ना, है कि आवाम में ईदी भी भी देने corruption जाओ है। तो ब्लैक से नोट लेके, आटा लेने जाओ तो मिलता नहीं है, गैस बीवी कहती है 4 बजे आती है इस रमजान में। आज भी वो मैंने कुछ, मेरे बेटे ने बुला लिया था अफ्तार के लिए, तो कह रही मैं क्या करूं, अभी देखे ना वो तो गैस ही नहीं आ रही, 4 बजे गैस आती है, बिजली नहीं आती। मेरा मकसद ये कहने का कुछ लेकिन रियलिटीज है। ईद में तो, अब आज का दिन तो ईद में तो आपके मुझे नहीं आगे पता होगी ना आज, घर में गैस। मतलब गैस वो तो जाहिर है, फिर उसके रमजान में तो सभी को प्रॉब्लम फेस उसके करना पड़ा ऑल्टरनेटिव है, तो निकाले हुए साहब। 11.5 सिलेंडर घर में रखे हुए, एक इधर रखा हुआ है, एक छोटा वाला, यानी इतने बच्चे नहीं होते होंगे घर में आजकल जितने सिलेंडर होते हैं, ये तो छोटा आप निक्का, बहुत उससे बड़ा, उससे बड़ा, खतरनाक- उससे बड़ा। कौन सा मुल्क जहां पर गैस निकल रही है? सर आप बहुत खतरनाक बातें कर रहे हैं। गैस सिलेंडर इतने सारे घर में रखेंगे तो बम है, टाइम बम है ये तो तो। वो तो टाइम बम है। आप क्या बात कर रही हैं? घरों में गैस सिलेंडर है, रक्षों में गैस सिलेंडर है, अब तो गाड़ियों बाइकों में भी गैस- आ रहा है। और अब जो मतलब छोड़े इसको, मेरा ख्याल है ये ईद के मौजू पे ईद में रहते हैं। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ना कि 1000 वाला जो 1800 में, हाँ, तो अभी ईदी देने की बात हो रही है, तो वो जो आप दे रहे हैं वो भी तो आप ईदी दे के ले रहे हैं ना, आप एडवांस दे दिया आपने। वो आप ईदी उससे free- ज्यादा है, वो हाँ। ईदी उससे ज्यादा है जितने की ईदी बाद में दे रहे हैं। पोस्ट होता है, बाद में आपने अच्छा, फ्री वैसे ईदी तो दे अब दी। मेरा लेकिन ख्याल ईदी ये है- वाकई देना चाहिए। अब मेरा ख्याल मजा ये आता है मजा आता कि है। बिल्कुल ईदी देनी चाहिए और मजा आता है, इसमें बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब हम ईदी उन मुस्तहकीन को दें जिनको वाकई उसकी जरूरत है। बिल्कुल। और ईदी जरूरी नहीं है कि हम पैसे ही दें, हम कोई चीज, गिफ्ट, कोई घर का ऐसा सामान भी दे सकते हैं जो उनकी नीड है। ये भी एक तरह की ईदी है बिल्कुल, बिल्कुल। कि अगर हम ईदी देना चाहें। क्यों आपने तो रमजान में बड़े पैकेजेस अनाउंस भी किए और फैसिलिटेट भी किया लोगों को। नहीं देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जो हालात इस वक्त हमारे मुल्क के हैं, गुर्बत, क्योंकि इवन मैंने इस पिछले साल और इस साल का अगर मैं मुआवजा करूँ, बहुत दूर नहीं जाते कि जो लोग शायद हमें कुछ राशन ला के दे देते थे कि आपने ये किसी गरीब तक, आप लोग के पास लोग आते तो आप उसको पहुँचा दीजिए, ये हमारी तरफ से। तो मैंने देखा इस साल के वो हमसे लेने आए हैं। ऐसे बहुत से बिल्कुल लोग हैं, ऐसे बिल्कुल सफ़ेद पोश लोग हैं जो हमसे लेने आए। अच्छा, बात ये अभी ईदी की भी चल रही थी। इस साल जो स्टेट बैंक ने 23 से 24 अरब रुपए जो है फ्रेश नोट के जारी करें, 23 से 24 अरब 24 अरब जारी किए हैं फ्रेश नोट एक मार्केट गड्डी नहीं में। मिली। 90% मगर बोतल मार्केट में बिकता आज- है, 10% मगर आता है। वही क्या चीज़ है, देखें हम बड़े आसानी से, अगर मैं एज अवाम, मैं खुद भी अभी MP तस्वुर नहीं करता अपने आप ठीक को, है। तो अगर हम बोले ना कि यार, हम बोलें कि यार ये MNA MP है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, वो ख़राब है, ठीक है, सियासतदान होंगे ख़राब, आप लोग बोलते हैं उनको, मगर कहीं ना कहीं मैं सब हमेशा खराब ये बोलता हूँ, नहीं, मैं सब यही खराब नहीं, मैं अच्छे सबको, भी। मैं बोल रहा हूँ, हाँ, लोग जो बोलते हैं अच्छे मैं भी उनकी हैं, बात बहुत बना। अच्छे सियासतदान तो हैं। उसमें तब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ हम सबको अपने गिरबानों में जाके हम सबको ना इंडिविजुअली अपना एहतसाब करना पड़ेगा। बिल्कुल, खुद हर एहतिसाब। कोई जो है वो अपने लिहाज से करप्शन कर रहा है। ये वो ठीक पॉइंट है, है हर जो हर मैंने कोई, ताहिर रिजवी साहब को ठीक है, पहले बोला था जिसको कि 1000 रुपए का अवाम में मौका मिल रहा करप्शन आ गई है, नहीं है। मैं कह रहा हूँ 1000 का मौका, अच्छा वो क्यों कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, मजबूरी वो है। वो इस निज़ाम से इतना उकता गए हैं, वो कह रहे हैं हम क्या करें, हमारा गुजारा नहीं हो रहा। देखिए वो बेचारा हर चीज पे टैक्स दे रहा है, मगर उसको सहूलत नहीं ये मिल बात रही ताहिर साहब ने कही है, थी। उसको वो हर चीज पे टैक्स दे रहा इस है। पे मैं बात ये नहीं करो, बोल यहाँ रहा, पे जाके मैं आवाम को गलत नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ वो क्यों उकता गया है, वो क्यों कर रहा है, वो मजबूर हो गया है। वो कह रहे हैं यार जब हमारी कोई नहीं सुन रहा, सब कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं करें, हमें 1000 का मौका मिल रहा है, उसको अपने घर जलाने के लिए करना पड़ रहा है। देखें बात ये कि अभी बात हुई, हमारे मुल्क में तमाम इदारे मौजूद है, सुई गैस हो के इलेक्ट्रिक हो, बिजली जो आपके है अलग है, वापडा है, इसको है, स्विन सॉलिड वेस्ट आवाम हो को गया, वाटर एंड facilitate सेवरेज करने बोर्ड के हो लिए। गया, पुलिस हो गया, आवाम को एजुकेशन हो facilitate गया, करने के उनके लिए ना मसला क्या। अच्छा, इनको इन सब इदारों को बनाना नहीं है हमने, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में मौजूद है, हर सिस्टम हर मौजूद हर है। इदारा सिस्टम मौजूद है। हमें कोई वर्ल्ड बैंक से या IMF से कर्ज नहीं लेना इनको बनाने के लिए, सिर्फ क्या करना है कि जो हम जैसे हुक्मरान हैं, जो MPs MNAs बन के बैठे हुए हैं, हमने इनको इनकी ड्यूटियां करवानी है, इनको हराम से बचाना है, इनकी तनख्वाहें हलाल करानी है। आप यकीन करें, इस पाकिस्तान का ये तमाम इदारे ना अपनी कब्रें और अपनी आखिरत याद करके काम करना शुरू कर देना, इस मुल्क का 80% मसला हल हो जाएगा। मैं आपको लिटरली सच बता रहा हूँ, 80%। ये सवाल है मेरा कि कौन करेगा? मेरा भी एक हम सवाल है करेंगे ना, सर, मैं सबसे आपको पहले यही बोल रहा हूँ, मतलब ये देखें, मिट्टी बांधेगा कौन? मैं यही बोल रहा हूँ, क्यों नहीं बांधेगा, मैं अपने हल्के का जिम्मेदार हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे उधर का नहीं, अमीर आप बनाया तो सही है, है। बिल्कुल मैं यही सही बात है। बता रहा हूँ, देखें यही मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर हम सब मिलकर ये सोच ले कि हमने काम करवाना, और खुद सबसे पहले ये सब इनसे काम करवाने के लिए सर आपको सब गिल्टी नहीं होना है, आपका किरदार सबसे अच्छा। जो चौकीदार है ना, मैं MP हूँ वहाँ का,
तो अगर मैं ही हराम कमाना शुरू कर दूंगा, मैं किसी से नजरें मिला के बात नहीं कर सकता। मैं किसी सेंट सॉलिड वेस्ट के डायरेक्टर को या भंगी को ये नहीं बोल सकता इधर से कचरा क्यों नहीं उठाया। ठीक है, मैं अपने हल्के में काम कर रहा हूँ, मैं लोगों को जाके बैठता हूँ, मैं बैठता हूँ इदारों में, मैं उनको बुलाता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई ये है काम, ये करना है तो सही है, नहीं करना तुम लोग ने हरामखोरी करनी है, लोगों को तंग करना है, ट्रांसफर कराओ, बहुत बड़ा कराची है, कहीं और चले जाओ, जो तुम्हारे को तुम्हारे जैसा बंदा मिले वहां चले जाओ। अच्छा, यहाँ पे रहना है, ऑप्शन भी दे देते मैं यहाँ मैं कह रहा हूँ यहाँ रहना है, मेरे इलाके में करना है, मेरे हल्के में तो काम करना है भाई। आपने ड्यूटी करनी है, आपने डोर टू डोर जाना है, कचरे उठाने, सफाई करनी है, झाड़ू मारनी है, वरना मैं जीना आराम कर दूंगा। मेरे पास जो अल्लाह ने ताकत दी है, मैं असेंबली फ्लोर पे आवाज तो उठा सकता हूँ, मैं उठाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मगर उसके लिए सर हम सब जितने भी लोग हैं, जो जिस जगह से भी ताल्लुक रखता है, हम सबको अपना किरदार पहले देखना पड़ेगा। जब आप बद किरदार हो, आप किसी से काम नहीं करा सकते, मैं आपको लिख के दे दूं। बिल्कुल ऐसा ही है कि अपने आप को शफाफियत की उस सतह पे लाना होगा, तभी हम किसी से काम करवा सकते हैं, वरना तो फिर वो कैसे कोई काम करेगा। ताहिर साहब क्या पूछना चाह रहे थे आप? मैं सारे साहब से कह रहा था ये ड्यूटी लें, आजकल तो ये लोग ड्यूटी दे रहे हैं, ये कैसे ड्यूटी लेंगे? बज़ाहिर तो ऐसा नजर आ रहा है कि ये लोग ड्यूटी दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ड्यूटी की तो बातें होती ही रहेंगी, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अंबाला स्वीट्स और रोलेक्स कॉस्मेटिक्स के ताबन से हमारा शो जारी है इस वक्त, और हमारे साथ हमारे जो काबिल एहतराम गेस्ट हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, बड़े मज़े मज़े की बातें भी कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिक्स पे भी बात हो रही है, जो कि यकीनन होता यही है। हम शो शुरू करते हैं कि हम ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन वो घूम फिर के कहीं ना कहीं वो सियासत का मौजू भी आ जाता है, और अवामी मसाइल तो जाहिर है आवाम के साथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर जब इतने हायर अथॉरिटीज़ बैठे होंगे तो वो बात तो ज़रूर करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं ज़रूर पूछूंगी सज्जाद साहब से कि आपने अभी बात की थी कि जब आपकी शादी हुई थी तो बेगम जो थी वो नाराज़ हो गई थी। अब अभी ये जो हालिया रमज़ान गुजरा है, क्या शॉपिंग की, क्या कुछ सेलिब्रेट किया ईद को मनाने के लिए, क्या तैयारियां की? देखिए, मैं एक बहुत अच्छी बात मैं अपनी, मेरी बेगम है इसलिए नहीं कह रहा। जाहिर है आप अपनी ही बेगम के बारे में बात करें। मैं तारीफ मतलब मैं वैसे भी ऑनियन जा रहे हैं, डॉक्टर साहब को तो कहना ही पड़ेगा। इसलिए जो है कि मेरी बेगम, इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन ये आप सब इससे एग्री करेंगे कि मेरी बेगम ने शायद शुरू में तो नहीं किया ऐसा, लेकिन बाद में उनको एहसास हुआ और उन्होंने एक उसूल बनाया है कि रमजान में वो शॉपिंग नहीं करती हैं। पहले कर लेती हैं, पहले करती थी, लेकिन उनको जब एहसास हुआ कि रमजान जो है वो इबादतों का महीना है, तो वो ये समझती हैं कि उसके जो उनके जो पॉइंट दो हैं वो ये कि एक तो इबादत का महीना है, तो हमें जाकर रात को या इतवार के दिन छुट्टी में होती थी तो मैं जाता था साथ, तो वो जाकर आप ये काम करें, बल्कि आप कुरान पढ़ें, आप नमाज पढ़ें, जो अल्लाह ताला ने ये इबादत दी, इबादत का महीना दिया है, मौका है। दूसरा ये है कि उनका कॉन्सेप्ट ये था कि रमजान में जैसे जैसे ईद करीब आती है लोग ज्यादा निकलते हैं शॉपिंग के लिए, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसमें बहुत से लोगों को बहुत नुकसान भी होता है। तो मेरी बेगम कहती है कि भाई मैं इतना रश में जाकर और ये सारी चीजें करना, तो वो पहले ही गाड़ियों के पार्किंग का मसला, फिर आप जाएं, फिर बहुत सारे और इश्यूज हैं, तो उन तमाम इश्यूज से बचने के लिए बेहतर ये है कि आप पहले शॉपिंग कर लें, जो भी आपकी जरूरियात है, जिसकी जिसकी करनी है वो सारी चीजें वो कर लेती हैं। किसी को देना दिलाना है, कुछ और भी चीजें होती हैं, वो सब कुछ लेके पहले से कर लेती हैं रमजान में। बिल्कुल तो ऐसा ही है, लेकिन रमजान में जो वैरायटी आ रही होती है, और जो एक मजे का, जो एक आप देखें ना, अब हमारी सारी जो सहरी है वो बाहर होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि हम यहाँ से ही निकलते हैं 12, साढ़े 12, 1 बजे, तो अब कब जाएंगे हम बाजार? आप ये भी देखें, आप कैसे मनाते हैं, कैसे तैयारियां? देखिए, हमें तो जो हम फौजी होते हैं ना, हमें इस चीज का बड़ा फायदा होता है। अच्छा। क्योंकि हमारी जो बेगमात होती हैं, इतना होता है कि वो जी नहीं, हमारी बेगमात जो है ना वो इंडिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि अच्छा। फौजी तो घर पे होता ही नहीं है। ठीक है। तो घर के जो रोजमर्रा के काम से लेकर उन्हें पता होता है मैंने ही करना है, उन्होंने ही करना है। हाँ। यहाँ तक कि जो ईद की शॉपिंग है, चाहे वो अपने हस्बैंड्स के लिए क्यों ना हो या बच्चों के वो खुद करती है। उनको उनके नाप का, उनकी तमाम चीजों का जो है, उनकी तमाम आदात का और तमाम जो उनकी जो ज़रूरतें हैं उनका इल्म होता है। तो हमें तो घर आके
ये पता ही नहीं चलता कि हम घर से कब गायब थे। अच्छा, आपके साथ भी वही तो नहीं होता कि आप जब घर आए आपको पता चलता है, आप यूं कहें कि ये इतना बड़ा मेरा बेटा या इतनी बड़ी बेटी, क्योंकि यूं तो आप कहेंगे कि नहीं वो बहुत टाइम हो गया। आपकी बात बिल्कुल बजा है, इसी तरह ही होता है। लेकिन मैं आपको जिस तरह बता रहा था कि खास तौर पे जो घर का निज़ाम है ना, हमारी जो ख़वातीन जिसको हम बेसिकली आर्मी वाइफ कहते हैं, वो इतनी खुश उसलूबी से चलाती हैं कि हमें जब हम घर से बाहर होते हैं और उनको ये पता होता है कि जी अगर घर से बाहर हैं तो लाजमी बात है कि कोई ना कोई ज़रूरी काम होगा, तो वो फ़ोन नहीं जाता। ये फ़ोन ना आना घर से एक बहुत बड़ी नेमत है एक मुलाजिम पेशा आदमी के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये इस वजह से उनको मैं उनकी वो लोग काबिल तारीफ भी हैं, चाहे वो बच्चे हों फौजियों के, चाहे वो ख़वातीन हो, उनको कमी तो शायद महसूस होती है, लेकिन वो अपने बच्चों में और अपने आसपास वो कमी महसूस होने नहीं देते। आपने ट्रेन ही ऐसा किया होता है ना अपनी वाइफ्स को, आप उन्हें ऐसा एक अलाइन करके चल रहे होते हैं, एक गाइडेंस के साथ लेके चल रहे होते हैं, तो वो जाहिर है वो बेचारी वो क्या करेंगे, उन्होंने कहा हमने करना ही करना है, जब हमने करना है तो हम वक्त पे कर लें, ऐसा ही होता है। ऑर्डर ऑर्डर इज ऑर्डर। पहले देखें, अब पहले का ईद कुछ और थी, अभी फ़र्क आ गया। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा और मेरी वाइफ करती हैं शुरू से। अच्छा। हाँ, आज भी दूसरा रमज़ान है, ये दूसरी ईद है हमारी इलेक्शन के बाद जो जब से हम जीते हैं। तो उसमें ये कि बच्चों को मैं आज भी कोशिश करता हूँ कि मैं खुद जाके कपड़े दिला दूँ। मैनेज कर ही लेता हूँ टाइम 2-3 घंटे का। बाकी क्योंकि देखें औलाद जो है ना वो तो फिर सबकी वो है। तो बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा और वाइफ करती हैं। ईदी भी मेरी वालदा बांटती हैं वालिद साहब की तरफ से, और मेरी तरफ से जो है मेरी वाइफ बांटती हैं। अच्छा। शुरू से ये है, कभी भी हम उसमें नहीं ये भी झंझट नहीं रखा। हाँ, अब आपसे नहीं कह सकते कि ईदी दे। तो आज भी वालदा ही करती हैं। हाँ, दादी मेरी नहीं है, दादी मेरे 2 साल पहले मेरी दादी का इंतकाल, दादी की जो ईदी जो दादी सबको देती थी, अब वो मैं देता हूँ दादी की ईदी सबको। आज भी वो देता हूँ कि दादी की तरफ से। अब वक्त कुछ मुख्तसर रह गया है, तो हम ईद के मैसेजेस भी ले लेते हैं अपने जो हमारे गेस्ट हैं। ताहिर जमाल साहब, ताहिर रिजवी साहब, सॉरी, आप बताइए क्या मैसेज देंगे आप ईद का? ईद का मैसेज ये कि ईद एक हमारा इस्लामी त्यौहार है, 30 रोज़ों के बाद होता है, और शरम में भी कि खुशी मनाएं, इसकी खुशी मनाना चाहिए, लेकिन उन लोगों को भी शामिल करना चाहिए खुशी में कि जिनके पास वो खुशी मैसर नहीं है, या उस खुशी में कमी है, या उनके पास कोई ऐसी वसाइल नहीं है कि जिससे वो ये खुशी मना सकें। और ऑफ कोर्स क्योंकि घर वाले होते हैं, मिलना जुलना, तो ये अल्लाह की तरफ से एक वो है कि हम एक दिन होता है ऐसा कि सब एक दूसरे से मिलते हैं, और मतलब उसके बाद फिर हम 3 दिन बाद फिर जाहिर है आप अपने सरहदों पे चले गए, ये अपने हल्के में चले गए, मैं अपनी बिजनेस में, डॉक्टर साहब क्लिनिक में। तो ये एक ऐसा दिन होता है हमें सोशली मिलाता है, मोहब्बतें पैदा करता है। यही मेरा पैगाम है कि खुद को भी याद करें, गरीबों को भी याद करें। बिल्कुल बिल्कुल, मोहब्बतें बांटें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका मैसेज क्या है? मेरा मैसेज तो बहुत सादा सा है कि देखें, रमज़ान पूरी इबादत और जिस तरह से कुदरत ने एक सिस्टम बनाया है, फिर हम जब रमज़ान को अलविदा करते हैं तो उसके बाद उसकी खुशियाँ मनाते हैं, इसलिए ईद दिगी। तो ईद में यकीनन मनाना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि सादी ग़िज़ा खाएं। इस ईद में ख़ास कर मैं समझता हूँ कि हमें उन लोगों को भी याद रखना चाहिए, जैसे कि जो गाज़ा के फ़लस्तीन भाई हैं वहाँ के, फिर हमारे यहाँ जिस तरह के हालात, लोग जिस तरह से मर रहे हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के अंदर, तो उनको भी याद करें और उसकी प्रिवेंशन करें। देखिए, मैं एज ए डॉक्टर मैंने पूरी जिंदगी प्रिवेंशन पे बात की है। एहतियात इलाज से बेहतर है। हम प्रिवेंशन पे कोई उस पर नहीं कुछ बात करते हैं, हम क्यूरेटिव साइड पे जाते हैं। मलेरिया के लिए सब बात कर रहे होते हैं, पानी से पैदा होने बीमारियों के बारे में बात करते हैं। हमने कभी मच्छर हटाने की बात नहीं की, भाई मलेरिया, डेंगू, रूट कॉज तो हमें प्रिवेंशन पे बात करनी चाहिए। और इस ईद में खुशियां जरूर मनाएं, लेकिन एतदाल पे रहें। हर चीज की ज्यादती खराब होती है। बिल्कुल, क्योंकि वैसे ही रमजान के बाद एकदम से बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब इतना बजट नहीं होता कि ज्यादा जा सके, तो एतदाल में ही आ गई है। नहीं, लेकिन मैं 2-3 साल में वो काम हुई, ईद एतदाल में ही आ गई। कुछ जगह पे मैंने अभी भी देखा है, टेंशन की जरूरत नहीं है। अभी भी कुछ देखा है बहुत। आप भी मैसेज देना चाहें तो जल्दी से दे दीजिए। देखिए, मैं सबसे पहले मैं तो मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। ये ईद जो है अल्लाह पाक ने हमें जितना भी रमजान की इबादत जो हमने करी उसका तोहफा है। ईद इसके तोहफे की सूरत में ये लाजमी इस्लामी त्यौहार है और इसको मनाना वो है, मगर
जैसे अभी इन्होंने बात करी गज़ा के मुसलमान, हमारे जवान, हमारे कोयटा में जो अभी शहादतें हुई हैं हमारे जवानों की भी, हमारे लोगों की भी, KPK में हुई हैं, और जो ख़ास तौर पे ये कराची की जो रोड एक्सीडेंट हुए हैं आज से 4 दिन पहले जो मेरे हल्के का अपना वाक़या है, तो लाजमी वो दिल तो नहीं चाहता, क्योंकि जो भी दर्द रखता है, दिल रखता है और इंसानी हमदर्दी रखता है, तो कहीं ना कहीं सोच में पड़ता है कि यार कि उसके घर में क्या ईद गुजरी होगी। तो हमें अपने तमाम शोधाओं को, अफवाज के जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जो बॉर्डर पे हैं हमारे मुल्क में, हमारे शहर कराची में जो एक्सीडेंट हुआ है, तो आई मैंने तो खैर इस दफ़ा मेरे बड़ा बोझल ईद गुजारी है। मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, ये कोई सियासी बात नहीं है, क्योंकि मेरे ही इसी 2 महीने के अंदर मेरे हल्के से कोई 12 अफराद जो है रोड एक्सीडेंट में शहीद हुए। अल्लाह ताला तो अल्लाह पाक उन सब की मगफिरत फरमाए, हम सब की कुर्बानी, और अगली ईद जो है ना हमारे मुल्क में बेहतर हो। जी देखिए, पाकिस्तान में ईद के जो है ना दोहरी खुशी है, एक तो ईद की, रमजान की, और एक इस मुल्क के बनने की। तो जब इस मुल्क के बनने की खुशी है तो सिर्फ ये याद रखें कि आज हम जो ईद मना रहे हैं इस वजह से मना रहे हैं कि ये मुल्क सलामत है। इस मुल्क की हिफाजत कीजिए, जहां जहां आप लोग हैं, इसकी नजरियाती सरहदों की और इसकी जो जमीनी सरहदें हैं उसकी हिफाजत की जिम्मत ख्वाजा पाकिस्तान ने लिया है। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया शारिक जमाल साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया मेजर फवाद साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया ताहिर रिजवी साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, और अंबाला स्वीट्स और रॉक्सी कॉस्मेटिक्स की जानिब से जो गिफ्ट हैम्पर हैं वो हम अपने गेस्ट को जरूर देंगे। नाज़रीन, बहुत अच्छी बात कही कि मुल्क है तो हम हैं, इसको ज़रूर याद रखिएगा, और हम सब की तरफ से, मेट्रो वन न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। इसी के साथ शुमारा नवाज को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।